जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का क्रोध। ओम प्रकाश जी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहू कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी और चीख कर बोली, बाबूजी, ओ बाबूजी, आप कब तक सोते रहेंगे? नाश्ते का सामान ला दीजिए। सबको बाहर जाने के लिए देर हो रही है। ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे। जल्दी से उठिए। यह उनके बड़े बेटे अजय की पत्नी थी। ओम प्रकाश जी ना चाहते हुए भी उठ जाते हैं। ओम प्रकाश जी को रात भर अच्छी नींद नहीं आई थी क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। कभी कोई बेटा या बहू उनके पैरों को नहीं दबाता था और ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछते थे। दोनों बेटे अजय और सूरज अपनी फैमिली में ही मगन रहते थे। ओम प्रकाश जी उठकर गेट खोलते हैं। बहू उनके हाथ में 100 का नोट रख देती है। वह बड़ी तीखी आवाज में सामान लाने को कहती है और वहां से चली जाती है। जबकि ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे घर पर पड़े हुए सो रहे थे। ओम प्रकाश जी सोचने लगते हैं कि यही सामान बहू अगर छोटे या बड़े बेटे से मंगवा लेती तो क्या चला जाता। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अब यह सोचते हुए ओम प्रकाश जी दुकान पर चले जाते हैं। वह सारा सामान तो ले लेते हैं पर एक सामान लेना भूल जाते हैं, इसलिए उनके पास 20 रुपए बच गए थे। तभी एक आदमी उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी। आकर वो ओम प्रकाश जी के पैरों से लिपट जाता है। बाबूजी, ओ बाबूजी, 3 दिनों से भूखा हूँ। भगवान के वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मुझे कुछ खाना ही खिला दो। ओम प्रकाश जी बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें उस व्यक्ति पर दया आ जाती है, परंतु वे सोचने लगते हैं कि खाना कहाँ से खिलाऊंगा, बहू तो देगी नहीं। इसलिए भिखारी को 20 रुपए दे देते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाके बहू को सामान देते हैं। बहू सामान को देखकर बहुत ही आग बबूला हो जाती है। बाबूजी, तुम तो पूरा सामान लेकर ही नहीं आए, अब नाश्ता कैसे बनाऊं? जल्दी जाकर बाकी का सामान लेकर आइए। ओम प्रकाश जी बहू से सामान लाने के लिए और पैसे मांगते हैं। इतना सामान लाने को कहा था, उतने पैसे मैंने आपको हिसाब से दिए थे। यह बात सुनकर बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, एक गरीब आदमी मिल गया था। वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा, कहने लगा, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास पास 20 रुपए बचे थे, मैंने उसको वही दे दिए। यह सुनते ही बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुरंत ही गुस्से में अजय को आवाज लगाने लगती है, देखिए अपने बाबूजी का कारनामा, देखिए, खुद तो कमाते नहीं हैं और हमारे पैसों को भिखारी में बांट रहे हैं। अजय और सूरज दोनों आंख मलते हुए उठकर बाहर आते हैं। सूरज की पत्नी और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। अजय की पत्नी ने एक की दो लगाकर सबको उनकी बात बताई। बेटे तो पिता से पहले से ही गुस्सा थे और अब वे और ज्यादा गुस्सा हो गए। बाबूजी से सीधे बुढ़े पर आ गए और बोले, इस बुढ़े ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और अब वे दोनों ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं और गेट के बाहर धक्का दे देते हैं और गेट को अंदर से बंद कर देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि बूढ़ा पिता हमारे धक्का देने से कहीं गिर न गया हो, उनको कहीं चोट न लगी हो। काफी देर तक ओम प्रकाश जी वहीं पर बैठे रहे और रोते रहे। फिर वे रोते रोते वहां से धीरे धीरे चलने लगे। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है। एक बस में बैठ जाते हैं, बस चल पड़ती है। चिंता और चोट की वजह से वे वहां पर बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर टिकट के लिए आता है तो उनको मरा हुआ समझकर डर जाता है और बस को वहीं रुकवाकर एक पार्क में लिटाकर उन्हें वहां से चला जाता है। अब रात का समय हो गया था। आसमान में घनघोर काले बादल छा गए थे। टिप टिप बारिश शुरू हो गई थी। जैसे ही बारिश की बूंदें ओम प्रकाश जी के चेहरे पर पड़ती हैं, उन्हें होश आ जाता है और वह जल्दी से उठकर टीन के बने छप्पर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से
वे पूरी तरह से गीले हो चुके थे और गीले होने के कारण उन्हें बहुत जोरदार ठंड लग रही थी। इतने में बाइक से जाता हुआ 24 साल का लड़का बारिश तेज होने की वजह से उसी टीन के छप्पर के नीचे आके बैठ जाता है। तभी ओम प्रकाश जी की ऐसी हालत देखकर उसको उन पर दया आ जाती है। वह उनको जल्दी से चाय लाकर पिलाता है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। लड़का उनसे पूछता है, बाबा आपको कहाँ जाना है? ओम प्रकाश जी इतना पूछने पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। लड़का कहता है, बाबा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। ओम प्रकाश जी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़के का नाम धनराज था। वह उन्हें अपने घर ले आया। उसका एक छोटा सा घर था, जिसमें ओम प्रकाश जी को अपने कपड़े पहनने को दिए और वह खाना बनाने लगा। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। धनराज ने ओम प्रकाश जी को खाना खिलाया। ओम प्रकाश जी धनराज से उसके बारे में पूछने लगते हैं। वह कहता है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। ओम प्रकाश जी को उसकी बातें सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। धनराज उनके बारे में पूछता है तो ओम प्रकाश जी अपने अतीत में चले जाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन वह कंपनी प्राइवेट थी। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसका व्यवहार भी बड़ा ही अच्छा था। हमारे 2 बेटे थे। हमने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था। अक्सर नई नई डिश सबको बनाकर खिलाता था। हमारी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी और सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। जब हमारे बेटे बड़े हुए तो मैंने बड़े बेटे की शादी कर दी। उसकी बीवी को घर गृहस्थी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर ही खाना बनाते थे। अब दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर तय थे। मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया था। रिटायरमेंट से जो भी पैसे मिले, मैंने उन पैसों से अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। हमने सोचा कि हमें पैसों की क्या जरूरत है। हमारे दोनों बेटों की अच्छी नौकरी है, हमारा खर्चा अब आराम से उठा लेंगे। परंतु हमारी दूसरी बहू भी अच्छी नहीं आई। सारे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और मेरी पत्नी के ऊपर आ गई। अब मैंने अपने बेटों से कहा कि घर का सारा काम हम दोनों ही करते हैं। थोड़ा बहुत काम अपनी पत्नियों को भी करने को कहा करो। तो फिर बेटी ने गुस्से में कहा, आप दोनों खाली तो रहते हैं दिन भर, अगर घर का काम कर लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। वह हमारे खर्चे को एक भी पैसा नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने इन सब बातों की टेंशन इतनी ज्यादा कर ली कि वे चल बसी। अब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। दोनों बहू ने अब रसोई पर अपना अधिकार जमा लिया। मेरे रसोई में घुसने पर हंगामा हो जाया करता था। मैंने रसोई में जाना भी बंद कर दिया। सबका खाना खाने के बाद मुझे खाना दिया जाता था और अपने साथ खाने पर बैठने नहीं देते थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैंने 20 रुपए एक भिखारी को दे दिए। इसी बात पर हंगामा हो गया। मेरे बेटों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इतना कहते कहते ओम प्रकाश जी फूट फूट कर रोने लगे। धनराज ने उन्हें बहुत मुश्किल से गले लगाकर चुप कराया। फिर उन्होंने धनराज से पूछा, अच्छा बेटा तुम क्या चाहते हो? धनराज ने कहा, बाबा मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप देहांत होने के बाद अपना खाना खुद बनाता हूँ। पहले तो खाना अच्छा नहीं बन पाता था, लेकिन अब धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया हूँ और मैं आज बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा, तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, ओम प्रकाश जी बोले। इतना सुनते ही धनराज एक बार फिर ओम प्रकाश जी के गले लिपट गया और रोकर कहने लगा, बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। मैं अकेला हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे बाबा बनकर रहेंगे? इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी धनराज को गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों नहीं, मैं तेरा बाबा बनकर जरूर तेरे साथ ही रहूंगा।
धनराज की आंखों में आंसू थे। अब सो जा बेटा, सुबह तुझे नौकरी पर भी जाना है। ओम प्रकाश जी और धनराज दोनों सो गए। सुबह होते ही ओम प्रकाश जी जल्दी उठ गए और धनराज के लिए घर में रखे सामान से ही नाश्ता बनाया। इसके बाद धनराज को उठाया और बाबा को बिठाकर कहता है, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही नाश्ता बना लिया है। धनराज बहुत हैरान हो गया। ओम प्रकाश जी बोले, चलो अब जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर लो। अब धनराज नहा करके निकलता है। तब तक ओम प्रकाश जी नाश्ता टेबल पर लगा चुके थे। धनराज ने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना अच्छा खाना उसने जीवन में अभी तक नहीं खाया था। उसने बाबा के खाने की तारीफ की और बाबा को थोड़े पैसे देकर अपने काम पर चला गया। ओम प्रकाश जी बाजार गए और घर के इस्तेमाल का थोड़ा बहुत सामान खरीद कर ले आए। दोपहर को उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का जो नाश्ता बचा था उन्होंने उसे ही खा लिया। उन्होंने पूरे घर की साफ सफाई की क्योंकि धनराज अकेला रहता था। सुबह अपने काम पर चला जाता था, रात को वापस आता। रेस्टोरेंट में खाना खाकर ही आता और फिर आके सो जाया करता था। शाम के समय ओम प्रकाश जी ने रात का खाना बनाया। जब धनराज आया तो दोनों ने मिलकर खाना खाया, परंतु ओम प्रकाश जी ने खाना ऐसा बनाया था कि धनराज बिना तारीफ किए रह ही नहीं पाया। ओम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं काफी लंबे समय से खाना बनाता आ रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। अब खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर धनराज ने अपने दोस्तों को ओम प्रकाश जी के बारे में बताया और बताया कि वे कितना अच्छा खाना बनाते हैं कि जो भी उनका खाना खाए उंगलियों को भी चाटता रह जाए। धनराज के दोस्तों को उसके बाबा से मिलने और उनके हाथ का खाना खाने की बहुत इच्छा हुई। शाम को हम भी तुम्हारे बाबा का हाथ का खाना खाने आएंगे। जब बाबा ने सब लोगों को देखा तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने इतना खाना तो नहीं बनाया था कि उसमें सबका अच्छे से पेट भर सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना सबके लिए परोसा गया। खाना खाकर उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने बाबा की खूब तारीफ की। बाबा से कहने लगे, बाबा आप हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, बस आप सारी सामग्री बता दिया करना। बाबा कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, हम अपना ही बिजनेस शुरू करेंगे, हम अपना टिफिन सप्लाई का काम करेंगे, घरों में, दफ्तरों में, अन्य जगह पर टिफिन सर्विस का काम करेंगे, जाकर तुम पता लगाओ। धनराज के दोस्त कल वापस आने का वादा करके चले गए। बाबा ने धनराज को भी काम पर जाने से मना कर दिया। अगले दिन धनराज और उसके दोस्तों ने ऑफिस और डॉक्टरों के यहाँ पे जाकर किस किस को टिफिन और लंच की जरूरत है जाकर पता किया। बहुत लोगों को जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसीलिए उनके पास काफी ऑर्डर आ गए। अगले दिन धनराज रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया। उसे उन्होंने टिफिन और कुछ खाने की सामग्री खरीदी। उसके बाद धनराज और बाबा ने मिलकर ऑर्डर को पूरा किया, लेकिन टिफिन पहुंचाने में धनराज के दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की। जिसने भी ओम प्रकाश जी के हाथ का बना हुआ खाना खाया, तारीफ किए बिना रह नहीं सका। अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा टिफिन के ऑर्डर आने लगे। धनराज ने अपने दोस्तों को भी सैलरी पर अपने साथ ही लगा लिया। 1 महीने में ही उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब ओम प्रकाश जी ने एक होटल की जगह किराए पर ले ली। धनराज और उसके दोस्तों को होटल पर काम पर लगा दिया, लेकिन सप्लाई का काम भी वह कर रहे थे। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे से खाने की वजह से मशहूर हो गया। ओम प्रकाश जी और धनराज के पास अच्छे खासे पैसे अब जमा हो चुके थे। उन्होंने अपने होटल की जगह अब खरीद ली थी, काम शुरू किया। अच्छे खाने और अच्छी व्यवस्था की वजह से उनका होटल बहुत ही जल्दी मशहूर हो गया। ओम प्रकाश जी धनराज के दोस्तों को भी महीने की अच्छी खासी तनख्वाह देने लगे। उन्होंने होटल के लिए एक जगह और खरीदी। ऐसे देखते ही देखते 10 होटल हो गए।
अब उनका नाम अखबार, मैगजीन और टीवी में भी आने लगा, क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही अच्छे और आलीशान थे। अब उन्हें लोग लाल ओम प्रकाश जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की कोई नहीं करता, परंतु ओम प्रकाश जी ने ही की। एक अखबार उनके बेटे के घर भी जा पहुंचा, जिसमें उसके पिता का इतना बड़ा फोटो देखकर उनके होश उड़ गए। ओम प्रकाश जी का इतना बड़ा बंगला, उनके पैसे और कारोबार को देखकर उनके बेटे और बहू के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगे कि अगर मैं अपने पिता से माफी मांग लूं तो वो हमें माफ कर देंगे। आखिर इतना सारा पैसा हमारा ही तो होगा। आखिर इतने पैसों का अकेले पिताजी क्या करेंगे इस बुढ़ापे में। अगले दिन ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे और दोनों बहुएं मिलकर उनके बंगले पर पहुंच गए। बंगले को देखकर उनके होश उड़ गए। चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था, तो वो दोनों चौकीदार से लड़ने लगे। बेटों ने कहा, यह मेरे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से रोक नहीं सकते। अब शोरगुल सुनकर ओम प्रकाश जी घर से बाहर आए। धनराज बंगले से बाहर आए। अपने बेटे और बहू को देखकर उनको अपनी पहले ये सब बातें याद आने लगी। ओम प्रकाश जी को देखकर उनके बेटे कहने लगे, पिताजी देखिए हम आ गए, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। ओम प्रकाश जी कहने लगे, गुस्से में ओम प्रकाश जी कहने लगे, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है धनराज। इतना कहने के बाद ओम प्रकाश जी ने धनराज को गले से लगा लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, तुम इन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद ओम प्रकाश जी ने धनराज की शादी कर दी। धनराज की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी। ओम प्रकाश जी के साथ बड़े ही प्यार से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। ओम प्रकाश जी अब बहुत खुश थे और धनराज और उसकी पत्नी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। प्रिय दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटों के साथ जो किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।